टाइम डिस्टेंस स्पीड की एक और कक्षा में आपका स्वागत है। कुछ एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आज कवर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन कि दो शहरों के बीच दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 7 घंटे में तय की जाती है। गति में कितनी वृद्धि की जाए ताकि समय में 2 घंटे की बचत हो सके। तो काफ़ी बेसिक क्वेश्चन से हम शुरू करेंगे, यानी काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इसको हम 2 या 3 तरह से कर सकते हैं। एक तो बिल्कुल बेसिक तरीका होगा कि हमें दे रखा है कि 50 की गति से 7 घंटे में जो सफ़र है वो तय किया जाता है, यानी चाल दे रखी है और समय दे रखा है। तो यहाँ से हम डिस्टेंस आसानी से निकाल सकते हैं कि 50 की गति 7 घंटे, गति गुणा समय दूरी होता है। तो कुल दूरी है हमारे पास 350 किलोमीटर। अब इसी दूरी को तय करना है, लेकिन शर्त क्या है कि 2 घंटे की बचत होनी चाहिए। 2 घंटे की बचत का मतलब जो 7 घंटे लग रहे हैं वो अब कितने घंटे लगने चाहिए? केवल 5 घंटे। तो हमें चाल निकालनी है, यानी स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम है अब 5, तो 5 7 35, 70 किलोमीटर पर आवर। पहले कितनी थी चाल? 50, अब कितनी हो गई है? 70। पूछा है कितनी वृद्धि करें, तो हमें 20 की वृद्धि करनी होगी प्रति घंटे। ये आंसर है, ये इजीली हम निकाल सकते हैं बेसिक तरीके से। अब इसको हम यदि दूसरे तरीके से करना चाहें तो हमें दे रखा है कि कुल दूरी है 50 गुणा 7। अब इसी को हमें तय करना है। तो एक चीज़ तो तय है कि 50 तो चाल रहेगी ही रहेगी, उसमें कुछ हमें ऐड करना है चाल में। तो हम मान लेते हैं कि हमने x प्रति घंटा स्पीड को बढ़ा दिया है। अब ये हो गई नई चाल, और अब कितना समय लगेगा? 5 घंटे। तो ये भी क्या हो जाएगी? दूरी, और ये भी क्या है? वही दूरी है। दोनों को क्या पुट कर देंगे? इक्वल। अब 5 से ये कटेगा 10 पर, 10 7 70, इधर है 50 प्लस x। 50 इधर आकर माइनस होगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 20। यहाँ भी कितनी आई थी? 20। ये हो गया हमारे पास दूसरा तरीका। यदि आप इसको रेशो मेथड से करना चाहो, अनुपात वाले मेथड से, तो हमें क्या दे रखा है? समय दे रखा है दोनों। तो समय का रेशियो क्या हो जाएगा? पहले था समय 7 घंटे, अब कितना लग रहा है? 2 घंटे बचत हो रही, तो 5 घंटे लग रहे हैं। हम जानते हैं समय और चाल, इनके बीच जो है अनुपात उल्टा होता है। यानी जब 7 घंटे लग रहे थे तब हमारी चाल कम थी, और जब 5 घंटे लग रहे हैं तब हमारी चाल ज़्यादा होनी चाहिए। बेसिक सी बात है। तो अनुपात यही होगा, 7 5 का उल्टा 5 7। और पहले चाल कितनी थी? 50 किलोमीटर। यहाँ हमारे पास कितनी आई है यूनिट में? 5। यानी इस 5 की वैल्यू क्या है? 50 है। 10 गुना, तो इधर भी हम क्या कर देंगे? 10 गुना कर देंगे। तो 7 दाए 70, यानी नई चाल हमारी 70 होनी चाहिए। तो कितने की बढ़ोतरी करनी होगी? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो एक ही सवाल को हम कई तरह से अप्रोच कर सकते हैं। अगला प्रश्न कि किसी दूरी को तय करने में ए बी से 3 घंटे ज़्यादा लेता है, लेकिन यदि ए अपनी चाल को 2 गुना कर दे तो उसी दूरी को वह बी से 1 घंटे कम समय में तय कर देगा। तो ए द्वारा लिया गया सामान्य समय क्या है? तो क्वेश्चन आप समझ गए होंगे कि साधारणतः वो 3 घंटे ज़्यादा लेता है, लेकिन चाल यदि बढ़ा दे, 2 गुनी कर दे, तो 1 घंटे पहले पहुंच जाएगा। तो इसे हम रेशो मेथड से करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि चाल के अंदर हमें एक रिलेशन दे रखा है। हमें दे रखा है ए के लिए कि एक तो पुरानी चाल थी ओल्ड, और एक न्यू चाल है। इनमें क्या डिफरेंस है कि पहले यदि वो 1 यूनिट की गति से जाता था, तो अब उसने चाल को 2 गुना कर दिया है। तो ये तो हमारा हो गया चाल का रेशियो, 1 से 2 हो जाती है चाल यूनिट में। अब हम बात करते हैं समय के अंदर। ये तो हो गई स्पीड। अब आते हैं टाइम पर। हम जानते हैं कि जब दूरी कांस्टेंट हो, एक फिक्स दूरी हो, दूरी हमें क्वेश्चन में फिक्स दे रखी है कि दूरी कम ज़्यादा नहीं हो रही है, तो चाल का उल्टा अनुपात क्या होता है? समय का होता है। यानी पहले यदि 2 समय लग रहा था, अब कितना लगेगा? 1 लगेगा। यहाँ देख रहे हैं कितने फर्क है समय के बीच, 1 का अंतर आ गया है। लेकिन क्वेश्चन में अंतर यदि देखने का प्रयास करें, पहले वो 3 घंटे ज़्यादा लेता था, अब 1 घंटे पहले पहुंच गया है। यानी 3 घंटे लेट था, -3, अब 1 पहले पहुंच रहा है। तो टोटल 4 का अंतर हो गया। तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। पूछा क्या है? ए द्वारा लिया गया सामान्य समय, यानी पुराना समय। तो पुराना टाइम कितना है उसका? 2 यूनिट है। तो 1 की वैल्यू 4 है, तो 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 8। तो 8 घंटे उसके द्वारा लिया गया सामान्य समय है। आप बी का समय भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें काफ़ी कुछ डेटा दिया हुआ है, 3 घंटे ज़्यादा लेता है। अगला प्रश्न
6 मीटर गहरी 35 मीटर चौड़ी एक नदी 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से बह रही है, वह प्रति मिनट कितना पानी समुद्र में गिराएगी। तो सीधा क्वेश्चन हम देख रहे हैं कि आयतन पर आधारित है, यानी हमें एक पानी का एक सैंपल स्पेशल दिया हुआ है कि 1 घंटे में वो 2.5 किलोमीटर लंबाई का पानी आगे ले आती है। तो ये तो हो गई लेंथ, और ये हो गई ब्रेथ, और ये हो गई हमारी कि कितना नदी डीप है, गहरी है। तो तीनों चीज़ें जब दी होती है तो हम आसानी से पानी का जो आयतन है वो ज्ञात कर लेंगे कि वॉल्यूम कितनी है। तो इसका फॉर्मूला होता है L × B × H, यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी को जब गुणा कर देते हैं तो पानी का आयतन आ जाता है। तो ये एक चीज़ और देख रहे हैं कि गहराई मीटर में है और चौड़ाई भी मीटर में है, लेकिन लंबाई किलोमीटर में है। तो हम पहले इसे किस में बना लेंगे, मीटर में बना लेंगे। तो 2.5 है, 1 किलोमीटर में हम जानते हैं कि 1000 मीटर होते हैं। तो 2.5 को 1000 से गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 2500। और उसके बाद चौड़ाई कितनी है कि 35 मीटर चौड़ी है, ऊंचाई या गहराई एक ही बात होती है, 6 मीटर वो गहरी है। अब ये किस में आएगा, सारा मीटर में आएगा, लेकिन किस में, प्रति घंटे में। और हमें क्या पूछा है कि वह प्रति मिनट कितना पानी समुद्र में गिराएगी, प्रति मिनट। तो प्रति मिनट के लिए हम 60 से डायरेक्ट इसको भाग भी कर देंगे। तो 0 से 0 कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल हो गया, 25 और 35। 25 और 35 को अब आपको डायरेक्ट गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर एक चीज़ और हम सीख सकते हैं, किस तरह से हम अपनी कैलकुलेशन को फास्ट कर सकते हैं। 25 क्या होता है, 5 × 5। 35 क्या होता है, 5 × 7। तो 5 3 बार हो गया, तो 5 की क्यूब हम जानते हैं कितना होता है, 125 होता है। तो 125 को सीधा हम 7 से गुणा हम अपने माइंड में ही कर सकते हैं, यानी फैक्टर भी हम माइंड में करेंगे और मल्टीप्लाई भी माइंड में। तो 125 7 होते हैं 875। तो 8750 मीटर मीटर मीटर, तीनों चीज़ें मीटर में थी, मीटर क्यूब। इतना पानी वो प्रति मिनट समुद्र में गिराएगी। एक चीज़ और यहाँ से सीखी जा सकती है कि जो भी आयतन निकलता है वो हमेशा किस में होता है, पावर उसकी 3 होती है, क्योंकि तीनों चीज़ों की हम गुणा कर रहे हैं। क्षेत्रफल निकालते हैं वो उसमें लंबाई और चौड़ाई 2 ही एलिमेंट होते हैं, तो वो स्क्वायर में आता है, वर्ग में आता है। अगला प्रश्न लिया है कि एक रेलवे इंजन 400 मीटर और 235 मीटर लंबे 2 पुलों को क्रमशः 100 सेकंड और 60 सेकंड में पार कर जाता है, तो उस इंजन की लंबाई क्या है। तो ट्रेन प्रॉब्लम में हम एक चीज़ हमेशा सीखते हैं कि जैसे ये कोई रेलवे पुल है या जो भी पुल है, इसको जब पार किया जाता है किसी ट्रेन या इंजन के द्वारा, तो जैसे इसकी लेंथ इतनी है, जैसे यहाँ से कोई ट्रेन या इंजन जब चलना शुरू करता है इस पुल पर, तो जब जैसे ही ट्रेन यहाँ पर पहुँचती है तो उसका कुछ हिस्सा तो पीछे रह जाता है, यानी पूरा पुल पार नहीं होता है। यानी एक पुल की लंबाई हमें नहीं लेनी होती है। क्यों? क्योंकि पुल कब पार होगा, जब ट्रेन इसको पूरा छोड़कर आगे चली जाएगी, यानी इस पुल पर उसका कोई भी, जो हम कह सकते हैं, उसका कोई हिस्सा नहीं होना चाहिए। तो कुल दूरी तो ट्रेन इतना तय करना पड़ेगा, यानी पुल भी क्रॉस करना है, खुद की लंबाई भी पार करनी है। उन दोनों को हम हमेशा जोड़ेंगे, तब हमारे पास पूरी लंबाई आएगी। तो क्वेश्चन में हमारे पास एक तरफ तो है कि 400 मीटर लंबा पुल है, दूसरी तरफ इंजन की लेंथ भी है, तो वो हम इसमें जोड़ देंगे। दूसरी तरफ दूसरा जो पुल है वो है 235 मीटर लंबा, उसमें भी हम इंजन की लंबाई जोड़ देंगे। अब लंबाई या दूरी को जब हम भाग देते हैं समय से, तो हमें चाल मिलती है। तो पहले लगता है समय 100 और दूसरे वाली में लगता है 60 सेकंड। अब दोनों इक्वल क्या पुट किए जा सकते हैं, ये भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है कि यहाँ पर इन दोनों गतियों को क्या हम बराबर रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में हमें चाल या गति कहीं भी नहीं दी है। इसका मतलब क्या हुआ कि ट्रेन ने जब 400 मीटर और 235 मीटर ये लंबाइयाँ पार की, तो उसकी गति एक समान बनी रही। यदि गति अलग अलग होती तो वो हमें क्वेश्चन में अलग से बिल्कुल मेंशन की होती। तो ये भी क्या आएगा, दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। ये भी चाल है, ये भी चाल है, और चाल एक समान है, तो इसे हम बराबर पुट कर देंगे। अब L का मान ज्ञात कर लेते हैं। 0 से 0 काटें, तिरछे गुणा करेंगे, 400 छिके हो जाएंगे 2400 प्लस 6L, और 235 को जब गुणा करेंगे 10 से 2350 प्लस 10L। ये इधर आकर माइनस होगा, क्या बचेगा 50, और 6 उधर माइनस होगा तो क्या बचेगा 4L। 4 इसके नीचे आ जाएगा,
तो 12.5 यानी 12.5 मीटर, ये किसकी लंबाई है? इंजन की लंबाई है। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि ए और बी ने एक्स से वाई और वाई से एक्स स्टेशन की यात्रा शुरू की है। एक दूसरे को पार करने के बाद ए व बी ने अपनी यात्रा के शेष हिस्सों को क्रमशः 49/8 और 8 घंटों में तय किया है। यदि ए की चाल 32 किलोमीटर प्रति घंटा है तो बी की चाल, तो पहले हम क्वेश्चन समझें कि दो स्टेशन है हमारे पास एक्स और इस तरफ है वाई, और दो जो व्यक्ति हैं हमारे पास ए बी, उन्होंने एक दूसरे की तरफ यात्रा कर ली, यानी एक्स वाला इधर जा रहा है और वाई वाला इधर आ रहा है। उसके बाद एक दूसरे को पार करने के बाद, पार करने का मतलब कि ये जहाँ पर भी मिलेंगे उसके बाद एक दूसरे को पार कर जाएंगे। तो यहाँ मिलने के बाद भी तो इसे यह मान लेते हैं कि जेड पॉइंट पर ये मिल गए हैं। अब क्या हुआ, यात्रा के शेष हिस्सों को 49/8 और 8 घंटों में तय किया है। यानी ए को तो लगे हैं इसके बाद 49/8 घंटे और बी को लगे हैं 8 घंटे। यदि ए की चाल 32, ए की चाल हमें दे रखी है 32 किलोमीटर प्रति घंटा, बी की चाल बताओ। तो यहाँ क्वेश्चन में हमारे पास बहुत ज़्यादा डेटा उपलब्ध नहीं है कि हम कोई मेथड इस पर लगा सकें। तो ऐसे क्वेश्चन डेविएशन मेथड पर आधारित होते हैं, और डेविएशन को अलग से सीखने की आवश्यकता नहीं है कि वह एक फॉर्मूला होता है सीधा कि एक तरफ तो हम लेंगे चाल कि दोनों की चाल, दूसरी तरफ लेंगे समय और बराबर पुट कर देंगे। लेकिन समय के बीच एक फंडा है कि हम क्या लेंगे, अंडर लेंगे और क्या लेंगे, इसका उल्टा कर देंगे, यानी ऊपर बी का समय, नीचे आएगा ए का समय। तो बी का समय कितना है, 8 है, ए का समय कितना है 49/8, तो 8 ऊपर चला जाएगा। तो ए की चाल दे रखी है तो हम पुट कर देते हैं 32, और बी की चाल हम ज्ञात कर रहे हैं इक्वल 8 8 है 64, और नीचे है 49, रूट से बाहर निकालें यदि तो क्या आएगा 8/7, 8 से ये कटेगा 4 पर और तिरछी गुना होगी तो कितना आ जाएगा 28 किलोमीटर पर आवर, ये बी की चाल है। तो ये फॉर्मूला है जो इसे आपको याद रखना होगा, और इस फॉर्मूले से कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, क्योंकि वैसे यदि इसको हम करना चाहें एक्स वाई जेड मानकर तो बहुत लेंथी हो जाता है और इसमें गलतियां होने की संभावना भी बहुत रहती है। लेकिन डेविएशन मेथड से डायरेक्ट आंसर निकल आता है। तो इस फॉर्मूले को याद रखें कि एक दूसरे की यहाँ पर चाल लेंगे हम, चालों का अनुपात, दूसरी तरफ समय, उसका अंडर रूट लगाएंगे, और ख़ास बात क्या है, समय ले रहे हैं वो उल्टा ले रहे हैं।